डिप्रेशन है इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं। इसमें हमारे कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो बच्चे होते हैं वो अगर बुली हो रहे हैं, वो अगर स्कूल लेवल पर भी बुली होते थे, यूनिवर्सिटी में भी डिप्रेशन आपको तब होगा जब आप ये देखते हैं कि 2-3 हफ्ते परसिस्टेंटली आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं और आप चेंज हो रहे हैं। जब आपको ये फील होना शुरू होना कि मेरी डेली की रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, मेरी डेली की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है और उसके साथ साथ मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों में हम ये कहते हैं कि अगर कोई बच्चा बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ है ना और वो बहुत ज़्यादा मतलब हम कहते हैं कि बहुत तमीज़ वाला बच्चा है, बहुत ज़्यादा शाय है और ये क्लास में बिल्कुल चुप करके एंड वाली सीट पर बैठता है, एक्चुअली वो शाय नहीं होता। एक्चुअली उस बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, QAS हेल्थ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर AR माडा। नाजरीन, आजकल की नौजवान नस्ल यंगस्टर डिप्रेशन का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके पीछे क्या वजूहात हैं और उसके नेगेटिव असरात इंसानी ज़िंदगियों पर क्या असरात मुरतब कर सकते हैं, इस मौजू पे डिस्कस करने के लिए आज के जो हमारे मेहमान हैं मिस मुबशरा तैयबा, जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, में बहुत सारा ये देखने को मिल रहा है कि आजकल की यूथ जो स्पेशली बच्चियां और यंग जो बच्चे हैं हमारे, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इसकी पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं? अच्छा, जो डिप्रेशन है इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं। इसमें हमारे कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो बच्चे होते हैं वो अगर बुली हो रहे हैं, वो अगर स्कूल लेवल पर भी बुली होते थे, यूनिवर्सिटी में भी आके बुली हो रहे हैं तो उनकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और इसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स पर भी आता है। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि अगर हमारा घर का इन्वायरमेंट हमारे लिए प्लेजेंट नहीं है, हमारी जो पेरेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है और जो हमारे सिबलिंग्स के साथ हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो भी हमारे बेहतर नहीं हैं, हमारा जो पीयर ग्रुप है उसके साथ भी हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर नहीं हैं और उसकी वजह से हम जो है बहुत अकेला महसूस करते हैं और उसकी वजह से हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुद को यूज़लेस फील करते हैं, वर्थलेसनेस की हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि अगर एक पर्सन की सेल्फ स्टीम किसी भी वजह से लो हो जाए तो खुद को बेकार महसूस करता है। जब इंसान खुद को बेकार महसूस करता है तो उसकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं रहता। जब इंसान की ज़िंदगी में कोई गोल नहीं रहता तो वो खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील करता है और जब उसकी ये वाली सिचुएशन स्ट्रेसफुल जो फील कर रहा है, सैड हो रहा है, परेशान हो रहा है, किसी से मिल नहीं रहा है, ताल्लुकात में बेहतरी नहीं है, कि जब 3-4 हफ्ते, 6 महीने, 4 महीने उसके अंदर परसिस्टेंटली ये फीलिंग्स आएंगी तो हम कहते हैं कि आपको डिप्रेशन जो है वो हो सकता है, या हम इसको डिप्रेशन कहते हैं। अब इसके पीछे वो जितनी भी रीजंस हैं, वो किसी की डेथ हो सकती है, वो आपका ब्रेकअप हो सकता है, वो आपकी डिवोर्स हो सकती है, वो आपकी लो अचीवमेंट, आपकी एकेडमिक्स में लो अचीवमेंट्स हो सकती है, आपका जॉब का चले जाना हो सकता है, या फिर आपकी पेरेंट्स की सेपरेशन हो सकती है, किसी भी किस्म का कोई आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कोई सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, इस तरह की जितनी भी वजूहात हैं हम कहते हैं कि वो लीड करती हैं टुवर्ड्स डिप्रेशन। और देखने में ये भी आया है कि हमारे अगर फादर को या मदर को या फिर हमारे ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर में किसी को और डिप्रेशन था या कोई और मेंटल हेल्थ इशू था तो उसके चांसेस हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में भी वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि यंग जनरेशन स्ट्रगलिंग फेज़ में होती है, छोटी सी भी परेशानी होती है तो वो कहते हैं जी मुझे डिप्रेशन हो गया। तो पहले थोड़ा इसको एलेबोरेट कर दें कि डिप्रेशन क्या होता है, या एंजाइटी और या कोई और किसी किस्म के मसले मसाइल में बच्चे चले जाते हैं, तो उसको थोड़ा एलेबोरेट कीजिएगा। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि यूजुअली हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स स्पेशली स्टूडेंट्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यंग हैं, या तो वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो जब भी हमारे पास आएंगे किसी भी प्रॉब्लम की वजह से तो वो आके सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट देते हैं, डॉक्टर साहबा मुझे डिप्रेशन है, मिस मुझे डिप्रेशन है, मैडम मुझे डिप्रेशन है। तो हमने इस वर्ड को इतना कॉमन कर दिया है कि हमें यही नहीं पता कि एक्चुअल में डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन आपको तब होगा जब आप ये देखते हैं कि 2-3 हफ्ते परसिस्टेंटली आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं और आप चेंज हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपकी टीचर ने फील किया कि आप पिछले 2-3 हफ्तों से, 1 महीने से, 2 महीनों से अकेले बैठ रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था।
2 हफ्तों से 3 हफ्तों से 1-2 महीने से ये फ़ील किया कि पहले आप अपनी जो डेली की एक्टिविटीज़ थी, उन्हें बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब आपने वो सब करना छोड़ दिया। पहले आपको बास्केटबॉल खेलना पसंद था, पहले आप बैडमिंटन खेलना पसंद था, लेकिन अब आपने वो अपनी स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटीज़ को क्विट कर दिया है। पहले आपको बहुत अच्छा लगता था अपने दोस्तों से मिलना, फैमिलीज़ के साथ बैठना, सिबलिंग्स के साथ बैठना, पेरेंट्स से बात करना, कम्युनिकेट करना, लेकिन अब आपको ये सब अच्छा नहीं लग रहा। पहले आपको लोगों में घुलना-मिलना पसंद था, लेकिन अब आपने खुद को सिर्फ एक कमरे तक महदूद कर लिया है। अब आपको अकेला रहना पसंद है। अब आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपने रोना शुरू कर दिया है। या तो आप बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू हो जाते हैं, या बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं। या तो आपकी नींद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या तो आपकी नींद बहुत कम हो जाती है। अगर स्कूल गोइंग बच्चा है या फिर वो यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो वो अपनी क्लासेस बंक करना शुरू कर देगा, यूनिवर्सिटी स्किप करना शुरू कर देगा। अगर कोई जॉब पर जा रहा है, तो हम ये नोटिस करते हैं कि उन्होंने जॉब पर जाना छोड़ दिया। और जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो उनकी डेली लाइफ में चल रही थी, जो उन्हें प्लेजर देती थी या उनकी डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, अब वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं कर रहे। फिर ये भी देखने को मिलता है कि पहले वो अपना ख्याल रखते थे, अपने हाइजीन का, अपनी अपीयरेंस का, अपनी फिजिकल हेल्थ का, लेकिन अब उन्होंने अपना ख्याल रखना भी छोड़ दिया। वो सोशली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, वो किसी से बात नहीं करते और वो खुद को बहुत वर्थलेसनेस फील करते हैं। और उनके जहन में ये आता है कि मैं बुरा हूँ, सेल्फ ब्लेम करते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, ना वो खुद को अच्छे लग रहे होते हैं और उनको लगता है कि मुझसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो भी मेरे साथ सिंसियर नहीं है, वो भी मुझे पसंद नहीं करते हैं और ये दुनिया भी मेरे लिए बेहतर नहीं है। और हमें ये भी डिप्रेशन का एक साइन है कि इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी जहन में ये सोच डेवलप होती है कि मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए और मैं बिल्कुल काबिल नहीं हूँ कि मुझे इस दुनिया में रहकर कोई काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो कोई काम है ही नहीं। अब वो क्या करेगा, वो आपको सुसाइडल जो थॉट्स आती हैं वो इन्हीं वजह से आती हैं। पहले आपको थॉट्स आएंगी, फिर आप प्लान करोगे, देन आप अटेम्प्ट करते हो। तो ये हम कहते हैं कि डिप्रेशन का एक बहुत सवेयर सिम्टम होता है। तो जब आपके अंदर ये सारे सिम्टम्स, सारे साइंस 2 महीनों से 1 महीने से 3 हफ्तों से परसिस्टेंटली आ रहे हों, तो देन हम कह सकते हैं कि आपको डिप्रेशन है, या हम इसको क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं। अच्छा, बहुत सारी यूथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, तो पेरेंट्स का बड़ा प्रेशर होता है अपने बच्चों पे, जैसे कि यंग है, अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तो उस पे पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए कि बच्चों को वो मोटिवेट करें, या बच्चों पे बर्डन उस तरीके से ये डाला जाता है कि वो स्टेबल हो जाए इकोनॉमिकली। तो आप क्या समझती हैं कि पेरेंट्स को इस वाले से क्या रोल अदा करना चाहिए? आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं और बाकी आपको फाइनेंशियल क्राइसिस भी पता है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है सर्वाइव करना। यहाँ पर हमें पेरेंट्स को और बच्चों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, जिसे आप डायलॉग बोलते हैं। अगर बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है, अगर नेक्स्ट उसने अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं करना, तो अब उसको नेक्स्ट जॉब की तरफ जाना चाहिए। और पेरेंट्स हमारे यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया ही इसीलिए है कि अब जाके आप कमाएं। बिल्कुल। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है और उसके बाद आप घर में बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं, तो फिर आप पेरेंट्स के सामने ये नहीं कह सकते कि आप मुझे क्यों डांट रहे हैं, आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं हमने बेटा आप पर लाखों रुपए लगाया ही इसीलिए कि कल को आप जो है वो हमें इन रिटर्न करें। अच्छा, यहाँ पर एक हमें बच्चों की भी साइकी को, बच्चों को वो पेरेंट्स की साइकी को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर आप पैसे कमा रहे हैं या फिर कोई आप जॉब कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट शायद पेरेंट्स को इतना ना हो जितना आपको होता है। ये आपकी फील्ड की रिक्वायरमेंट है, ये आपकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट है कि आप फाइनेंशियल स्टेबल हो। अगर तो हम ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं कहीं ना कहीं इस बात से डिसएग्री करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर आप वेल एजुकेटेड हैं और आप में कुछ स्किल्स हैं, तो मुझे लगता है आप कुछ ना कुछ अपना सेटअप छोटा सा भी स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये कह देना कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा मुझ पर प्रेशर है और जिसकी वजह से मैं अपनी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहा, मैं फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो पा रहा। और यहाँ पर पेरेंट्स को और बच्चों को मिलकर सोचना चाहिए कि अगर जॉब नहीं मिल रही तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर वैसे कौन से स्किल्स है जिससे के लिए मैं अपने लिए तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूंगा, लेकिन मैं दूसरों के लिए भी क्रिएट करूं। तो ये बिल्कुल पेरेंट्स को भी इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि अच्छा आप जॉब ही करें। आप उन्हें ये भी बता सकते हैं कि अदर देन जॉब आप क्या कर सकते हैं, और बच्चों को भी यही स्पेस देनी चाहिए, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए कि जॉब के हालात मार्केट में ये हैं, लेकिन मेरे पास ये स्किल है और ये दूसरे तरीके हैं पैसे बनाने के, और या फिर इससे बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है,
मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत हाई हो सकती है, तो हम लोग क्यों ना इस प्लान पर फोकस करें। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। इससे ना फिर बच्चा बर्डनाइज होगा, ना वो प्रेशर फील करेगा और ना पेरेंट्स फील करेंगे। हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ इलनेस को इलनेस नहीं समझा जाता, बीमारी नहीं समझा जाता। क्या आप समझती हैं किस स्टेज पे जाके अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं। उसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं और वो जनरली जो है वो आपको लीड कर रहा है आपके मेंटल हेल्थ इलनेस की तरफ, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ। जब आपको ये फील होना शुरू होना कि मेरी डेली की रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, मेरी डेली की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है और उसके साथ साथ मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मैं उन्हें अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहा और उसके साथ साथ उसका इम्पैक्ट मेरी फिजिकल हेल्थ पर हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ मैं इमोशनली भी बहुत डिसबैलेंस हो रहा हूँ। इमोशनली मैं पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, इमोशनली मैं पहले चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करता था, लेकिन अब मैं इमोशनली भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अब उसके साथ साथ आपका बिहेवियर में भी चेंज आ रहा है। पहले आपको गुस्सा नहीं आता था, पहले आप रिएक्शन नहीं देते थे, पहले आप एग्रेशन शो नहीं करते थे, पहले आप इरिटेट नहीं होते थे, पहले आप बिल्कुल अलहदा होकर नहीं बैठते थे। मतलब वो जो सारी आप में चेंजिंग्स आ रही है ना डे बाय डे, आपके बिहेवियर में, आपके इमोशंस में, सोशली आप डिस्कनेक्ट हो गए, आपका दिल नहीं करता किसी से बात करने को। पहले आप बहुत लोगों के साथ घुलते मिलते थे, गैदरिंग्स में जाते थे, इवेंट्स में जाते थे, लेकिन अब आप में चेंज ऐसा आया कि आपका कुछ करने को दिल नहीं करता, आप सोशली भी डिस्कनेक्ट हो चुके हो, आपका अपने ही काम में दिल नहीं लग रहा, आपके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं। और आपको जब ये पता चले मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा खराबियां आ गई हैं और आपको ये नहीं समझ आ रही कि एक्चुअल में इसका प्रॉब्लम क्या है। जब लोगों की ज़िंदगियों में इतने प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे टेस्ट करते हैं, मेरी रिपोर्ट्स देखते हैं कि एक्चुअल मुझे प्रॉब्लम क्या है। तो वहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि अगर रिपोर्ट और टेस्ट के बाद आपकी फिजिकल आप बिल्कुल फिट हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो देन आपको किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। और फिर उसके बाद जो है वो साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए जब वो जाएंगे तो उसको फिर फर्दर पता चलेगा कि एक्चुअल उनकी लाइफ में कौन से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जो जिनसे वो सफ़र कर रहा था या जिनकी वजह से उसकी बाकी जो लाइफ थी वो डिस्टर्ब थी। अच्छा, यंगस्टर्स में तो चलो हम देख रहे हैं, लेकिन आजकल बच्चों में भी जो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, तो बच्चों में कैसे पता लगाया जाए कि वो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार है? बच्चों में हम ये कहते हैं कि अगर कोई बच्चा बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ है ना और वो बहुत ज़्यादा, मतलब हम कहते हैं कि बहुत तमीज़ वाला बच्चा है, बहुत ज़्यादा शाय है और ये क्लास में बिल्कुल चुप करके एंड वाली सीट पर बैठता है, एक्चुअली वो शाय नहीं होता। एक्चुअली उस बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा लो होती है, कहीं ना कहीं वो बुली हो रहा होता है, कहीं ना कहीं उसका चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा होता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा उनके एंगर इश्यूज होते हैं, वो एग्रेशन शो करते हैं, वो इरिटेबल होते हैं, वो चीखते हैं, वो कभी भी सुकून से नहीं बैठते और उनके बिहेवियरल जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। तो बच्चों में इस तरीके से उनके बिहेवियर से बेसिकली हमें ये पता चलता है कि अच्छा इस बच्चे को कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल जो बच्चे हैं वो ऐसा बिहेव नहीं करते। शरारतें करना कुछ और होता है, एक्चुअली शरारतें करना कुछ और होता है। और अगर किसी कोई बच्चा हाइपर एक्टिवली वो खुद को भी हार्म पहुंचा रहा है और उसकी वजह से दूसरों को भी कोई नुकसान पहुंच सकता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस बच्चे को कोई ना कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है या कोई इमोशनली वो डिस्टर्ब है या उसके पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हुई है जो अभी भी उसको जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। तो इन साइंस के थ्रू हम लोग ये देख सकते हैं कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए मेडिटेशन की तरफ चले जाते हैं, मेडिकेशंस पे, तो क्या यही हल है या उनको साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना चाहिए? अच्छा, यहाँ पर ये है कि आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आता है और उसके साथ कोई माइल्ड प्रॉब्लम है और वो बहुत कोई नॉर्मल इशू के साथ आ रहा है और उसके ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप थेरेपी के थ्रू जो है वो आप डील कर सकते हो, तो आपको थेरेपी ही लेनी चाहिए। लेकिन अगर किसी का प्रॉब्लम सिवियर है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो थेरेपी के थ्रू बिल्कुल भी डील नहीं हो पा रहे हैं या उनके साथ वो उनको ओवरकम नहीं कर पा रहा, तो ज़रूरी हो जाता है कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाए। लेकिन आप जब भी किसी साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए जाते हैं वहाँ पर ज़रूरी होता है कि हम लोग कंबाइंड अप्रोच यूज़ करें। कंबाइंड अप्रोच का मतलब ये है कि अगर आपके क्लाइंट को मेडिकेशन की ज़रूरत है
तो साइकेट्रिस्ट उसे मेडिसिन दें। लेकिन साइकेट्रिस्ट को ये भी देखना चाहिए कि अगर इस क्लाइंट को फर्दर थेरेपी की ज़रूरत है तो आप उन्हें थेरेपी के लिए किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भेजें। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस बहुत कम देखी गई है। अगर कोई पर्सन जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास चला गया, उसको मेडिकेशन रिक्वायर्ड है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसको साइकेट्रिस्ट के पास नहीं भेजेंगे। अगर साइकेट्रिस्ट के पास कोई क्लाइंट आया है, उसे थेरेपी रिक्वायर्ड है, तो उसको मेडिसिन देगा, उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं भेजेगा। तो बेसिकली आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो प्रॉब्लम है वो कितना सिवियरिटी और प्रोफाउंड लेवल पर है, उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को स्लीप का इशू होता है, कुछ लोगों को खाने का इशू होता है, कुछ लोगों को और भी ऐसे बहुत मसाइल होते हैं जो डेली के हमारे मसाइल होते हैं, तो थेरेपी के थ्रू हल हो सकते हैं। लेकिन लोगों को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की इतनी अवेयरनेस नहीं है। वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट उन्हें मेडिसिन देते हैं, और मेडिसिन से जब वो रिकवर नहीं कर पाते, उनकी वो प्रॉब्लम हल नहीं होते, देन वो हमारे पास आते हैं। मेरे पास मोस्ट ऑफ द क्लाइंट जो आते हैं वो कहते हैं हम 3 साल से मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि कंबाइंड अप्रोच यूज़ नहीं हुई। उन्हें सिर्फ मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें थेरेपी की भी ज़रूरत थी। तो यहाँ पर हमें कंबाइंड अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। अगर कोई बहुत सिवियरिटी प्रोफाउंड इशू है तो उसके लिए मेडिकेशन वाकई रिक्वायर्ड होती है, और बाकी जो आपके मसाइल हैं वो आपकी थॉट्स पर काम करना, आपके बिहेवियर्स पर काम करना, आपकी इमोशंस पर काम करना, आपकी सोशल स्किल्स पर काम करना, वो हम एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प के थ्रू कर सकते हैं, थ्रू थेरेपीज। अच्छा, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या समझते हैं कि कोई अगर साइकोलॉजिस्ट बीमार होता है तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है? जी बिल्कुल। अगर आपको कभी भी आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे मसाइल हैं जो कि आप खुद हल नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी एक ह्यूमन बीइंग है ना, तो हमारी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता होगा, तो हमें भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। और मुझे अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ है तो मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपको अपने प्रॉब्लम्स के लिए भी साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए जाना चाहिए, तो जाना भी चाहिए। और क्योंकि अगर कोई एक डॉक्टर है, उसे कोई फिजिकल डिजीज़ है, कोई मेडिकली प्रॉब्लम है, तो वो भी किसी दूसरे डॉक्टर्स के पास जो है वो एनालिसिस के लिए, चेकअप के लिए लाजमी जाता है। इसी तरीके से अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डेफिनेटली वो दूसरे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास सेशन के लिए जाता है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी मिस मुबशरा तैयबा, जो कि इस अहम मौजू पे डिस्कस कर रही थी। उनका कहना यह है कि अगर कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बीमार होता है तो वो किसी हेल्थ प्रोफेशनल के पास ज़रूर जाता है। तो आज का जो शो है अपने अख्ताम को पहुँचा। उम्मीद करते हैं आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर ए आर माडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।